लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। आज के न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे उन खबरों को लेकर जो इस वक्त दहशत का माहौल बना रही है। और ये खबरें कुछ और नहीं, सियासत से जुड़ी नहीं है, बाकी अन्य कोई खबरें नहीं है, बल्कि ये खबरें हैं मौसम से जुड़ी हुई। 2025 साल ऐसा साल रहा जहां पर कोई ना कोई गतिविधि पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। कहीं युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं भूचाल जैसी चीजें निकलकर सामने आ रही है। और अब जो क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति है वो लगातार जम्मू कश्मीर या फिर भारत के अन्य राज्यों में देखने को मिल रही है। धराली का वो बड़ा हादसा और वो बड़ा मंजर अभी भी लोगों के चेहरों के सामने है, लोगों की आंखों के सामने है, वो नहीं भूल पा रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट जिसमें अभी तक कई लोगों की जानें चली गई हैं, कई लोग लापता हैं और कुछ को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि साल 2025 कई महीनों में बिल्कुल भी खास नहीं रहा है। कई लोगों के लिए यह साल 2025 बहुत ही खराब अभी तक रहा है। आज की पहली जो सुर्खियां हैं उन पर नजर डालेंगे। आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद अब कठुआ में भी बादल फटा है और कठुआ में बादल फटने से नुकसान भी हुआ है। ये भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से बादल फटा और बादल फटने के बाद अभी वहां के सिचुएशंस क्या बने हैं। मैं जल्दी से आपको इस वक्त जो हेडलाइंस हैं उन पर नजर डालेंगे और हेडलाइंस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रूपाल, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से शीतल ने बताया कि किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ जिले में तबाही देखने को मिल रही है, तो आगे बढ़ेंगे, किश्तवाड़ की बात करेंगे जहाँ पर अगली सुर्खी पर नजर डालेंगे। और आपको बता दें कि किश्तवाड़ के चिशोती गांव में जो बादल फटने की घटना सामने आई थी, मामला पेश आया था, उसमें आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एक के बाद एक शव जो है वो बरामद हो रहे हैं। यानी कि कुल मिला के लापता लोगों की, इंजर्ड लोगों की और मृतकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने का सिलसिला जारी है और अब बादल ऐसे फट रहे हैं जैसे कोई आग का गोला या कोई दिवाली का बम फट रहा है। यानी कोई भी उठा के बादल को फोड़ रहा है और इससे काफी नुकसान भी हो रहा है और ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि आगे अब सियासत की बात करेंगे, जहां पर बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहने वाले हैं और वोट अधिकार यात्रा वहां पर चलाएंगे, क्योंकि बिहार में चुनावी साल है और जाहिर सी बात है अपना दमखम दिखाने के लिए पार्टियां कुछ ना कुछ नए एजेंडाज और स्ट्रेटेजी के साथ जमीनी स्तर पर आएंगी, जिसमें से एक ये वोट अधिकार यात्रा आज के लिए होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने रूपाली। और जिस प्रकार से ये सारी खबरें हमने अपने दर्शकों को बताई, आज दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उसको लेकर भी सबकी नज़र उस पर बनी रहेंगी। और देखते हैं अब चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब राहुल गांधी के आरोपों से निकलकर सामने आएगा और क्या फैसला यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से या क्या जवाबदेही उनकी तरफ से तय की जाएगी। अब आपको जरा न्यूज रूम लाइव की शुरुआत से पहले सीधे लिए चलते हैं इस वक्त लखनऊ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। पा रहे इस वक्त गोरखपुर से लाइव हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। वहां पर रीजेंसी अस्पताल का उद्घाटन भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है।
और विधि विधान के साथ जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये उद्घाटन, और इस समय और भी कई सारे लोग मौजूद हैं। अब उद्घाटन प्रक्रिया के बाद आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है, उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं। और ये अस्पताल का उद्घाटन आज सीएम की तरफ से किया गया है, और ये अस्पताल अब लोगों को, ज़रूरतमंदों को समर्पित किया जाएगा, जो डेली बेसिस पे या हर दिन जिनको अस्पताल की ज़रूरत होती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को है। तो फिलहाल अपने पूरे अमले के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़ रहे हैं, और सुरक्षा चाक चौबंद है इसके नज़र, क्योंकि उद्घाटन समारोह वहाँ पर जो आयोजन किया गया है रेजेंसी अस्पताल का, इस उद्घाटन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए हैं। उनके साथ और भी कई सारे लोग और अस्पताल प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। जो अस्पताल प्रशासनिक लोग हैं वो ही उन्हें इस अस्पताल को लेकर जानकारियां दे रहे हैं। साथ ही साथ चलते चलते आप देख रहे होंगे कि इस अस्पताल का क्या आकार है, इस अस्पताल का क्या विशेषता है, इस अस्पताल में कितने सारे लोग एक साथ पहुंच सकते हैं और कितनी इसमें व्यवस्थाएं हैं, टेक्निकली कौन कौन सी चीज़ें इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। क्योंकि अक्सर जब किसी अस्पताल में जाया जाता है तो कहीं जो उपकरण होते हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते, कहीं अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं होती, कहीं एक्सरे का जो सुविधा है वो नहीं होती, और कहीं लैब्स या बाकी अन्य चीज़ों का वहाँ पर जो सुविधा है वो नहीं होती। लेकिन वो सब चीज़ों से इस वक्त स्पष्ट करवाते हुए इस अस्पताल के जो लोग हैं, इसका जो मैनेजमेंट है, वो उन्हें ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं। आपने देखा तस्वीर में, उन्होंने बताया कि ये सुविधा पेशेंट्स के लिए या लोगों के लिए रखी गई है ताकि गोरखपुर में ही सारी सुविधाएं प्राप्त हों, वहाँ से बाहर या रेफ़र किसी को ना करना पड़े। क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर दिन कई सारे लोग पहुँचते हैं, और अपने आप में बड़ी सुविधा भी होती है। फयाज़ अहमद इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। फयाज़, क्या जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया है, पूरी जानकारी दीजिए इस अस्पताल को लेकर। इसी तरह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निजी सेक्टर की 2 परियोजनाओं का आज उन्हें लोकार्पण करना था, जिसमें हॉस्पिटल रेजिडेंसी हेल्थ का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उद्घाटन किया है, और हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में वो निरीक्षण करके वहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे खदनी क्षेत्र के खानीपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। ये प्लांट टोरंटो कंपनी की ओर से लगाया गया है। यह परियोजना जो है 72 टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता वाला है। इस प्लांट को लगाने पर करीब 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे जो है लगाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को संभावना के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। बाढ़, वर्षा और जलभराव की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। फयाज, अब यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो गोरखपुर के लोगों के लिए और आसान हो जाएंगी इस अस्पताल के खुलने के बाद? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी ओपीडीज होती है, ऐसे स्वास्थ्य संबंधी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो उपलब्ध नहीं है, और अब इस हॉस्पिटल में क्या कुछ अलग खासियत है? देखिए, ये जो हॉस्पिटल खुला हुआ है पूरी तरीके से सुविधाओं से परिपूर्ण है। यानी जो है बगल में है, हालांकि जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन निजी क्षेत्र की बात करें तो इस हॉस्पिटल में तमाम तरह की अत्याधुनिक मशीनें लाई गई है, और
डॉक्टरों की टीम द्वारा यहाँ मरीजों का इलाज किया जाएगा। तो बेहतर सुविधा देने के लिए जो प्रदेश सरकार की भी है, वही प्राइवेट जो निजी क्षेत्र में जो हॉस्पिटल बड़े पैमाने पर गोरखपुर खुल रहे हैं, जिससे जो है गोरखपुर ही नहीं पड़ोसी राज्य जो है बिहार और नेपाल राज्य से भी बड़ी संख्या में मरीज गोरखपुर आते हैं। ऐसे में लोगों को यहाँ पर काफी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल। और क्या कुछ मुख्य विशेषता है इस अस्पताल की फयाज, जिससे लोगों को गोरखपुर से बाहर न जाना पड़े, जो इस अस्पताल में सुविधाएं प्राप्त होंगी? बिल्कुल, मरीजों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जो है बेहतर कार्य कर रही है। लगातार निजी क्षेत्र में भी तमाम जो है हॉस्पिटल गोरखपुर में स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है बिहार और नेपाल से मरीज आते हैं, तो काफी लोड रहता है। इसको लेकर जो है यहाँ पर जो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। ठीक है फयाज, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि सीएम योगी लखनऊ में उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं किश्तवाड़ की बात करेंगे, जहां पर बेहद ही त्रासदी का माहौल बीते 4 दिनों से बना हुआ है। और आपको बता दें आज चौथा दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन किश्तवाड़ में जारी है। और किश्तवाड़ के बाद कठुआ जिले में भी बादल फटने की खबर सामने आई है। जिले की 3 जगहों पर बादल फटा है और नुकसान जानी भी हुआ है, माली भी हुआ है। इलाके में भारी तबाही देखने को मिल रही है। फिलहाल 4 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है कठुआ से। बिल्कुल, देखिए कठुआ में एक ही जगह, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बादल फटा है। और ये रात की घटना है। एक जो बड़ी घटना सामने आई है कठुआ से, जहां पर मुख्य जो कठुआ का शहर है, वहां पर बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बनी। अभी तक 4 लोगों की इसमें मौत हुई है, कई लोगों का रेस्क्यू हुआ है और 6 से 7 लोग अभी तक जो घायल हैं वो बताए जा रहे हैं। लेकिन इससे कई सारा नुकसान हुआ है। रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक जो है उसका नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे पर भी इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। नेशनल हाईवे के साथ साथ जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में भी नुकसान हुआ है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि ऑफिशियल हो चुकी है। अन्य लोगों का वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। घर तबाह हो चुके हैं, आप खुद तस्वीरें देख लीजिएगा। अभी अभी किश्तवाड़ का गम में सभी लोग डूबे हुए हैं। किश्तवाड़ में जोरों शोरों से अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो वहां पर लापता लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए, बाहर निकाला जाए। लेकिन ये दूसरा मामला कठुआ से सामने आया। कठुआ में भी आज बादल फटने की वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है और मुख्य शहर के अंदर ये पानी घुसा है। पानी घुसने के बाद वहां की हालात, वहां की जो इस वक्त दृश्य हैं वो बेहद ही खौफनाक मंजर दिखा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए। उन्होंने कहा है कि जंगलोट क्षेत्र में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बात की। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचा है, जबकि पुलिस स्टेशन कठुआ प्रभावित हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत कार्रवाई में जुट गए। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है। केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन साथ साथ इस इलाके के वो सांसद भी हैं। और 2 दिन पहले की घटना ही किश्तवाड़ में हुई थी। उस इलाके के सांसद भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और उन्होंने ही इस पूरे मामले की पुष्टि की थी। लेकिन एक बार फिर से ये बहुत बड़ा हादसा, दिल दहला देने वाला हादसा। और पहाड़ी राज्यों में इस वक्त लोग इस खौफ में बैठे हुए हैं। लोग तो नींद भी नहीं कर पा रहे कि भाई कब बादल फटेगा, क्योंकि मौसम इस तरह का बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में बादल फटने की ये घटनाएं सामने आ रही हैं। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजीव, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हम हर पल आपसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। शीतल, अभी की जो जानकारी है कि 4 लोगों की जो मौत हुई थी, अब वो आंकड़ा बढ़कर अब 5 हो चुका है। क्योंकि जोड़ गांव जो राजबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, घाटी औद्योगिक क्षेत्र से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर जो रात को भूस्खलन हुआ बादल फटने के बाद, जो मलबा है वहां पर जो एक गांव जोड़ है, वहां के 30 से 40 घर जो है उसकी चपेट में आगे से 3 से 4 घर पूरी तरह से मुतासिर हुए उसमें, जिसमें 5 लोग, 5वें जो मृत है उसकी जो डेड बॉडी है अभी एसडीआरएफ के
जो वहां पे पहुंची है रात के लिए, वहां रेस्क्यू के लिए उन्होंने निकाली है और घायल जो है उनको भी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है इलाज के लिए। बड़ी खबर है कि 5 लोगों की अभी मौत की पुष्टि जो है वो एसडीआरएफ की तरफ से की है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले जो बताया गया था वो 4 थी। ये अभी अभी की खबर है। और इसके चलते जो कठुआ का इलाका है, पूरे कठुआ की बात करूं तो 3 जगह बादल फटने के बाद से ही हालात काफी नाजुक हो चुके हैं। कठुआ में नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है और लोगों के घरों का जो नुकसान है उसका आंकलन जो है उसका कुछ देर बाद लगेगा, लेकिन अभी तक लोगों के घरों में जो पानी घुसा था लोग उसी को निकालने में लगे हुए हैं और बॉर्डर से लेकर पहाड़ी इलाके तक लगातार तीसरी घटना जो बादल फटने की आई वो डिंगाबा इलाका है, तरनार नाला हो, ऊंच नाला हो और कठुआ में सहारघाट, ये तीनों नालों के किनारों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और जिसके चलते यहाँ पर इसके साथ लगते जितने भी गांव या पूरा इलाका है वो काफी मुतासिर हुआ है, जिसमें रेलवे पटरी हो, चाहे सेना के कैंप हो और उसके अलावा हाईवे का एक चीज जो है वो यहाँ पर नीचे का सिचुएशन को इलाका लेकर अगर बात की जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो जहाँ पर टीमें पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी कठुआ की अगर बात करें 3 दिन का अलर्ट दे दिया गया है। आने वाले 3 दिन अभी क्रूशियल बताए जा रहे हैं। उसको लेकर अब डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हो या फिर वहाँ के अधिकारी हो, उन्होंने क्या कुछ ऑर्डर्स लिए हैं या डिसीजन लिए हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से रूपाली मैं जहाँ पे बताऊं कि प्रशासन की तरफ से तो लगातार लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि इस बरसात के मौसम में जब एडवाइजरी जारी की जाती है मौसम विभाग की तरफ से तो अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकले और जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं नदी नालों के किनारे ना जाए। फ्लैश फ्लड आने की पूरी संभावना है क्योंकि कुछ लोग जो नालों पे या नदियों के किनारे रहते हैं उनको सबसे पहले खतरा होता है और लैंडस्लाइड की घटनाओं को बढ़ने की आशंका है। तो यहाँ पर भी लैंडस्लाइड जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, वहाँ से सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने के लिए लोगों को हिदायत जो है प्रशासन की तरफ से लगातार जारी की जा रही है। अब देखना है, अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा जितने भी एनजीओ के लोग हैं वो भी इस राहत पहुंचाने में लोगों को इस मुश्किल से निकालने के लिए, क्योंकि चारों तरफ पानी है, बॉर्डर का इलाका हो तो यहाँ पे बॉर्डर पे भी जो ओल्ड सांबा कठुआ रोड है वहाँ पर भी पानी जो है लबालब लोगों को खेत और घर जो है घरों के अंदर पानी चुका था और सीमावर्ती इलाके में बीएसएफ के कुछ नाका पॉइंट्स हैं वो पानी की चपेट में आते थे, तो वहाँ पर भी उनको निकालने के लिए बीएसएफ की तरफ से सुरक्षा जो रेस्क्यू अभियान है वो चलाया गया। ट्रेनों की बात करूँ तो रेलवे अभी ट्रेनों सुचारू रूप से चल रही है ट्रेनें, लेकिन सुबह 2 से 3 घंटे तक ट्रेनों को जो है वो ट्रेन के यातायात रूट को रोकना पड़ा। लेकिन रंजीव, मुख्य प्रभावित इलाके जो बताए गए हैं उसमें रेलवे स्टेशन या जो रेलवे ट्रैक है उसको नुकसान हुआ है, पुलिस स्टेशन को भी नुकसान होने की खबर सामने आई है, इसके साथ साथ नेशनल हाईवे भी डैमेज हुई है। इन तीनों चीज़ों को लेकर जो इस वक्त रिपोर्ट आ रही है कि भाई इन पे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसको लेकर क्या रिपोर्ट है? अभी क्या नेशनल हाईवे पर वहाँ पर सुचारू है, उससे चलाया जा रहा है, रेलवे ट्रैक शुरू हो चुका है, और जो पुलिस स्टेशन है उसके क्या हाल चाल है, और उसके साथ साथ जो घर इसकी जद में आए हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं अभी? देखिए शीतल, यहाँ पर आपने बताया कि क्या हाल है। नेशनल हाईवे की बात करूं तो सहार घाट की तरफ में जो आया फ्लैश फ्लड जो जमलोड़ में बादल फटा उसका फ्लैश फ्लड, क्योंकि जमलोड़ के पास ही सहार घाट का जो नेशनल हाईवे का पुल है तो वहाँ पर काफी सारा इलाका जो है एक तरफ का एक ट्यूब का बह गया है। वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की टीमें तैनात कर दी गई हैं, लोग काफी संख्या में आ रहे हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और जो वाहन जो उस हाईवे पर गुजरे हैं उनको बारी बारी से गुजारा जा रहा है, एक एक लाइन से और आहिस्ता से उनको गुजारा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ का पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से बाढ़ की कटाव की चपेट में आकर बह चुका है। वहाँ पर आयुष जिला आयुष विभाग की जो भारत है उसके साथ इतना बड़ा कटाव हुआ है कि अगर और बारिश होती है जहाँ और बादल फटने की ऐसी घटना जहाँ सहार घाट में और उफान पर होता है तो आने वाले बिल्डिंग को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इसी साल 1 साल पहले ही वो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी और नई बिल्डिंग है और सहार घाट के किनारे पर बनी है, उसको भी काफी खतरा है। पुलिस स्टेशन
की बात करूं तो पानी जिसके अंदर घुसा था, जितना भी कीचड़ वगैरह हो गया था, अब पानी को धीरे धीरे निकल रहा है, लोगों के घरों से भी निकाला जा रहा है, लेकिन ठीक है कीचड़ की रणजीत। व्यवस्था, कीचड़ जो हर जगह फैला है, जिसके कारण लोगों को मुश्किलात का सामना जो है वो काफी ज्यादा करना पड़ता है, लोगों का सामान का भी नुकसान होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव, ये जानकारी के लिए आप नज़र बनाए रखिएगा। बहुत ही ये एक बड़ा हादसा फिर से आया है, रंजीव इस पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोई खबर आती है तो हम आप दर्शकों तक इस खबर ज़रूर पहुंचाएंगे। एक तरफ कठुआ और दूसरी तरफ किश्तवाड़। किश्तवाड़ में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पार करके ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाता है। 6 और लोगों के शव जो है वो किश्तवाड़ में बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन में 400 सैनिक और 38 मशीनें शामिल हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा ऑपरेशन होगा। आज से ठीक 4 दिन पहले किश्तवाड़ के पाडर के इलाके में जो चशौती का इलाका है वहां पर एक बादल फटा और बादल फटने के बाद सारी खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई। पूरी जो वहां का रंग था, लंगर चल रहा था, खाना खा रहे थे, लोग घूम रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, कोई होटल्स पे बैठे हुए थे, कोई अपनी धुन में चल रहा था, कोई माता रानी के भजन गा रहा था। लेकिन अचानक जब वहां पर बादल फटा और बादल फटने के बाद वहां का मंजर जो है वो इस तस्वीर में तब्दील हो गया, जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कई शवों को निकाल लिया गया है, लगभग 60 से ऊपर शव जो हैं वो अभी तक निकाल लिए गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, जिनकी रिपोर्ट्स पुलिस के पास आ रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंजर्ड हैं, जिनको अस्पतालों में पहुंचाया गया है। इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और इसमें पुरुष भी शामिल हैं, कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं। लेकिन रूपाली चुनौती इतनी बन गई है कि वहां पर इन शवों को ढूंढना या जो भी लोग लापता हैं इनको ढूंढना एक बहुत बड़ी मुश्किल। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। और बड़ी बात यह है कि अभी भी लोगों को ढूंढा जा रहा है, अभी भी शव एक एक करके निकाले जा रहे हैं। मौसम खराब है और मौसम की मार लोगों को पड़ रही है। जिस तरीके से शीतल ने बताया कि कहाँ एक यात्रा खूबसूरत तरीके से लंगर वहाँ पर हो रहा था, लंगर सेवा वहाँ पर चल रही थी और एकदम से बादल फटने का मामला पेश आता है, जिसके बाद पूरे चिशोती गांव में कहर मच जाता है और अभी भी कई लोग लापता हैं। घर वाले अपने परिजनों की तलाश में हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सारी तस्वीरें वहीं किश्तवाड़ की हैं, चिशोती की हैं, जहां पर बादल फटने की घटना पेश आई और कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। आप देखिए कि घर लोगों के ढह गए हैं, लोगों का अता पता नहीं है, अभी कई लोग लापता चल रहे हैं। उनके परिजन अपने घर वालों की एक झलक देखने को तरस चुके हैं, क्योंकि तलाश जो है अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इन रेस्क्यू टीम्स के द्वारा जारी है। चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस टीम हो, लोकल वॉलंटियर्स हो, सब ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं ताकि इस मलबे में दबे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। और कई स्थानीय लोगों की भी इसमें मौत हुई है। मैक्सिमम इसमें टूरिस्ट रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पीक टाइम पर यात्रा का समय होता है और लोग मचेल यात्रा के लिए जा रहे थे। आप देखिए कि अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, टेंशन का काफ़ी ज़्यादा माहौल है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर दोनों डिविजन्स में आने वाले 2 से 3 दिन भी अलर्ट जारी किया है। और वो अलर्ट के चलते आप देखिए आज कठुआ में भी बादल फट गया, किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पेश आई, तो लोगों में अब डर का माहौल है कि आखिरकार कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल रूपाली, और लोग दहशत में जी रहे हैं क्योंकि बारिश है और कभी कभार रूपाली बारिश ना भी होती है मैदानी इलाकों में, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है, वहाँ पर बादल फटता है और अचानक बाढ़ आ जाती है। आपको बता दें, पाडर की अपडेट आपको मैं दे दूं, 3 मंदिर वहाँ पर रह गए हैं। लगभग 7 से 8 या 8 से 10 जो घर हैं लोकल, वो पूरी तरह से ढह गए। 10 से 11 लोग जो स्थानीय हैं जिनकी मौतें हुई हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है जिनकी डेथ हुई है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहरी हैं, चाहे वो जम्मू हो फिर चाहे बिश्ना हो। इसके साथ साथ सांबा के विजयपुर से भी कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। जम्मू मेन जो शहर है जिसमें जानीपुर, न्यू प्लॉट, छन्नी, बख्शीनगर, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां से लोग इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ उधमपुर के रामनगर से कई सारे लोग भी इसमें शामिल हैं। उधमपुर के रामनगर के साथ साथ मुख्य शहर उधमपुर, जो वहाँ पर ज़्यादातर लोग इसमें पाए गए हैं, कुछ लंगर में थे और कुछ यात्री थे, क्योंकि जो लंगर है वो लगभग पिछले कई सालों से चल रहा है, जो जम्मू के लोग या फिर उधमपुर के लोग इस लंगर को संचालित करते हैं। इस वक्त हम शालामार
किश्तवाड़ में है और यहाँ पे जो एक लंगर लगा हुआ है, जो हर साल लंगर लगता है, वहाँ पे लोग आके यात्रा के दौरान में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, रेस्ट करते हैं और खाना जो है वो उनके लिए यहाँ पे बना हुआ है और ये 24 आवर ये लंगर चलता है। अभी जैसे ही वहाँ पे एक जो अपना चिशोती के अंदर जो एक जो घटना घटी है, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो दरबार में फंस गए थे मचेल माता के, तो वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा था क्योंकि पुल टूट गया था। एक ऑर्डिनरी पुल बनाया गया था जिससे लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा था। ये कुछ लोग हैं हमारे साथ, यात्री हैं जो वहाँ से आए हैं, अभी यहाँ पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक सिंह बलोरिया है। सर, आप कब गए थे यात्रा पे? सर, हम घर से 13 को निकले थे और कल हम जो थे ऊपर थे, दरबार में थे। दरबार में जी। सर, जब ये वहाँ पे जो बादल फटा था उस दिन आप कहाँ पे थे? उस दिन हम सर कोई कहाँ से आप? चनैनी। आप कब गए थे माता के दर्शनों के लिए? हम 14 को गए थे ऊपर। तो जब आप 14 को दर्शन के लिए गए थे तो आपके बाद में वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो क्लाउड बर्स्ट जब हुआ है तो उस क्लाउड बर्स्ट के दौरान में जब आपकी वापसी वहाँ, पहले तो ये बताएं कि वहाँ पे इंतज़ाम कैसे थे कि जब आपको वहाँ पे रुकना पड़ गया? नहीं, इंतज़ाम ठीक थे, वैसे रश भी नहीं था इतना, रूम मिल गए हमें। फिर थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हो गई कि यात्रियों से किराया जो नहीं लिया जाए, तो किसी ने नहीं लिया हमसे, तो फिर सारे उधर ही रुकने के लिए बोला। जैसे ही हम अनाउंसमेंट दोबारा की गई कि अब निकल सकते हैं आप थोड़े थोड़े करके, तो फिर हमें निकाला गया वहाँ से। अब मेरे को ये बताएं कि जब आप यात्रा करके वापस आए हैं दूसरे दिन, तो आप जब चिशोती पहुंचे हैं, चिशोती के आगे आपको जितना भी फैसिलिटीज़ थी, चाहे वो लंगर की है, जहाँ गाड़ियों की फैसिलिटी जिसके ज़रिए आपको किश्तवाड़ पहुंचाया गया, वो किस तरह की थी? सर, गाड़ियों की फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट किया हमने, गाड़ियाँ तो थी नहीं वहाँ पे, तो फिर सारे लोग जितने भी थे। तो बिल्कुल ये थी तस्वीरें किश्तवाड़ की, जहां पर चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ड्रिलिंग से बोल्डर हटाए जा रहे हैं ताकि जो बच्चे कुची वहां पर नुकसान है, मलबा है, उसे जल्द से जल्द हटाया जाए और जो लोग लापता हैं उनका कोई अता पता लग पाए। तो यहाँ पर किश्तवाड़ में आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक के बाद एक अधिकारी, चाहे वो खुद बड़े पुलिस के आला अधिकारी हो या फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, सब एक एक करके विजिट कर रहे हैं। हमारे साथ किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता अजय शान लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है किश्तवाड़ की, क्योंकि कठुआ में बादल फट गया है, किश्तवाड़ में ऑलरेडी त्रासदी देखने को मिल रही थी, डर का माहौल हर जगह बन चुका है। और कहीं ना कहीं एडवांस भी डोडा किश्तवाड़ को लेकर भी आ गई है कि इस तरह का खतरा अभी भी बना हुआ है और लोग एहतियात बरतते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जो चिशोती में रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। जैसे आपने पहले बताया कि जितने भी श्रद्धालु थे मैक्सिमम को निकाल लिया गया है। अब लंगर वाले भी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि जो इमरजेंसी सर्विस है खाली वही उन्होंने वहाँ पर लंगर वालों ने रखी है। सिक्योरिटी का अमला जो है वो वहाँ पर तैनात है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। जिसके साथ ही जिन लोगों के परिजन अभी भी लापता हैं वो चिशोती और गुलाबगढ़ के बीच में है। और तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो त्रासदी हुई है, इस बीच जो लोग वहाँ पर हैं वो संख्या अब कम हो गई है। कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी पकड़ चुका है और जो चट्टाने हैं उनको तोड़ा जा रहा है। ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि चट्टानों के नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं, क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंची है उन्होंने आधुनिक उपकरण लाए हुए हैं और उसके साथ साथ जो स्नाइपर डॉग्स हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन ने तेजी जरूर पकड़ी है, लेकिन सफलता अभी उतनी हाथ नहीं लगी। अजय, छड़ी को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, छड़ी को लेकर कोई अपडेट आई है क्या? क्योंकि 18-19 को छड़ी का दौर रहता है। देखिए, अनऑफिशियली जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि सांकेतिक रूप से छड़ी के साथ कुछ कार्यकर्ता आए और वो छड़ी माता मचेल के दरबार में पहुंचाई जाएगी, लेकिन ऑफिशियली अभी इसमें कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कुछ लंगर वालों को जो ये सूचना दी गई है संस्था की तरफ से कि वो तैयारी अपनी रखें कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में छड़ी जो रूटीन से जाएगी उसको वहाँ पहुँचाया जाएगा, क्योंकि वो प्रथा पूरी कर। अजय, कितना वक्त लग सकता है अभी, क्योंकि बोल्डर्स हटाने की कोशिश की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है, ये जो पूरा मलबा, ये जो पूरी तबाही हुई है, इसे कहीं ना कहीं समेटने में कितने और दिन लग सकते हैं अगर हम माने? ये दिनों से लेकर महीने तक भी जा सकता है काम, क्योंकि कई मीटर मोटे परत वहाँ पर बिछी हुई है जो
मलबा वहां पर आया है, हल्की हल्की बदबू आनी वहां से शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं जो वहां पर रेस्क्यू टीमें हैं उनकी हेल्थ को भी अब कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर डेड बॉडी ठीक है। किसी तरह नीचे पड़ी रहे तो ठीक ये एक लंबा समय लगने वाला है, जितना कि ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास सामने आ गई। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि किश्तवाड़ में कितने ज़्यादा बद से बदतर हालात कह सकते हैं कि बन चुके हैं इस बादल फटने के बाद, क्योंकि दिनों का नहीं महीनों का समय लग सकता है चीज़ें वापस अपने तरीके अपने पटल पर आने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हिमाचल में भी सेम चीज़ देखने को मिली है, बादल फटने की घटना सामने आई है। और आपको बता दें मंडी में ये देखने को मिला है जहाँ पर बादल फटा है, और हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बादल फटने से और आसमानी आफत से हाहाकार मच चुका है। सुबह सुबह ये बादल फटा है और काफी ज्यादा नुकसान हिमाचल के मंडी में भी देखने को मिल रहा है। घरों और दुकानों में मलबा भर चुका है। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी बादल फटा है। ये नगवाई के इलाके में बादल फटने की घटना आई है। अचानक वहां पर पानी और मलबे से लोगों का जीवन या जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घरों, दुकानों और खेतों में मलबा भर गया है। चारों तरफ पानी पानी है, या पत्थर है या मलबा भर गया है। कई परिवारों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन हर जगह पे अलर्ट है ताकि जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाया जाए। लेकिन बादल कहां पर फटेगा, नेचुरल डिजास्टर कहां पर होगा, ये कहां पर हादसा होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। लेकिन संभवतः जितना भी मौसम विभाग की तरफ से जो पूरा अनुमान होता है, उस अनुमान के आधार पर प्रशासन हमेशा ये कोशिश करता है कि जो नाले नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं या जो वाटर बॉडीज़ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो, कोई बड़ी घटना ना घटे। और इसको लेकर फिलहाल ये लगातार अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का भी मामला भी आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा। धराली में बादल फटने के बाद क्या सूरत वहां पर बनी हुई थी। कई लोगों ने वहां पर अपनी जानें गंवाई हैं और कई लोग अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन रूपाली चल रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है शीतल, जिस तरीके से मौसम की अगर बात करें, मानसून ने एकदम से कहर जो बरपाया वो जाहिर सी बात है उत्तराखंड से लेकर हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर हर जगह देखने को मिल रहा है। चमन शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हिमाचल से। चमन बताइएगा हिमाचल में इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि बड़ी तबाही और साथ ही साथ नुकसान की बात सामने निकल कर आ रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, बारिश से तबाही मचा रखी है। हिमाचल में भारी बारिश के चलते लोगों का डर बरकरार है। नदियों का जलस्तर बढ़ा है। किन्नौर में अभी बीती रात ही पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल के कुल्लू की बात की जाए तो वहाँ बादल फटने का सिलसिला जारी है, जहाँ 10 गाड़ियां दब चुकी है। चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की बात की जाए तो वो भी काफी जगह बंद पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के जान माल का दोनों का नुकसान जारी है। शनिवार को भी लोग मंदिरों में जा रहे थे तो वहां भी मंदिर में जाके दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। पैदल चलने वालों को दिक्कतें आ रही है। वहीं कांगड़ा की बात की जाए तो शनिवार की रात में ही जो वहां एक पौग डैम है वहां से पानी छोड़ा गया, जिससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है और लोगों की फसल तबाह हो चुकी है। घरों में पानी घुस चुका है। आज सुबह की बात की जाए तो यहाँ एक गांव पड़ता है, अच्छा रवि, यहाँ सुबह के समय माना गांव पड़ता है, जहाँ लोगों के घर में पानी घुस गया है। फोरमैन के कारण इसकी तबाही जो लोग मान रहे हैं। सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं आई हैं और सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड अभी तक हुआ है। क्या सरकार इस पूरे इलाके को या सभी घटनाओं को मॉनिटर कर रही है और उन लोगों को भी नजर बनाए हुए जो लोग दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में या कई नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग हैं? जी, प्रशासन पूरे अलर्ट पे है और इनकी स्थिति बनाई हुई है। लेकिन हिमाचल में तबाही इस तरह मच रही है कि कई अभी ऐसे गांव हैं जहां तक प्रशासन के अधिकारी पहुंचे नहीं है, जिससे लोगों में गुस्सा भी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं जहां उनको राहत सामग्री पहुंच रही है। अभी आने वाले दिनों में वेदर एडवाइजरी क्या कुछ दी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बिगड़े 2 से 3 दिन आगे भी अलर्ट है। उत्तराखंड में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल में क्या कुछ एडवाइजरी है?
अभी तो 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है और अभी बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है। कुछ इलाकों में अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो जहाँ जहाँ बादल फट रहे हैं उस इलाके में अभी भी डर लोगों को सता रहा है, वो वहाँ बारिश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया चमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। चमन शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर जानकारी दी है। लेकिन अब आपको सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि देश में इस वक्त सियासत जो है पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा भी निकलने वाली है। सासाराम से यात्रा की शुरुआत हुई है और राहुल गांधी के साथ क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने इससे पहले राहुल गांधी ने कुछ ही दिन पहले एटम बम फोड़ा था। उनके मुताबिक वो एटम बम था और चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप थे, महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर, कर्नाटक विधानसभा को लेकर और हरियाणा विधानसभा। उसके बाद चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया। कर्नाटक चुनाव आयोग और हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और कहा कि पहले अपना तथ्य दीजिए, अपना सोर्स बताइए, आपने सोर्स कहां से उठाया। लेकिन अब राहुल गांधी ने इस मोर्चे को बढ़ा दिया है, इसका दायरा बढ़ा दिया है और अब बिहार में भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ एक मंच पर अगले कुछ दिनों तक खास तौर पर एसआईआर के इस मुद्दे के बाद देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन भी आज देखने को मिलेगा, जिसमें वोटर अधिकार यात्रा जो कि इंडिया गठबंधन की बिहार में एकजुटता का प्रतीक भी है। फिलहाल राहुल गांधी के साथ बिहार में गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव भी इसका हिस्सा होने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि चुनावी दौर ऑलरेडी चल रहा है बिहार में। इस बीच मॉनसून सत्र में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा, मुद्दा क्या कुछ है, बिहार, वोटर लिस्ट, वोट, ये तमाम मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। तो इस बीच आज ये वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस की तरफ से बिहार में की जाएगी। इसी पर मनीष कुमार पांडे हैं हमारे साथ उस वक्त हमारे संवाददाता और उनसे पूरी जानकारी लेंगे इस खबर को लेकर। मनीष, यात्रा को लेकर जरा अपडेट दीजिएगा। मनीष, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मनीष तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आप देखिए कि आज ये सियासी जो पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुद्दा उठाकर खुद पार्टी जो है वो चली है बिहार में यात्रा करने। हेलो मनीष, आप सुन पा रहे हैं? मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विरोधी दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त से बिहार में शुरू होने जा रही है। आज से ये शुरू हो जाएगी। अब अंत तक आते आते क्या कुछ तस्वीरें होंगी वो देखने वाली बात है। मनीष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी सासाराम पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण वहां पहुंचेंगे और साथ ही साथ कहें तो वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के आज एक संबोधन होगा कि जो कि सासाराम में होगा, जिसमें समथिंग 2 घंटा लोगों के बीच में राहुल गांधी अपना भाषण देंगे और उसके बाद जो वोटर यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण मौजूद रहेंगे और लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम करेंगे कि देखिए, बिहार में जो खास करके चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन करवा रही है वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खास करके सत्ता सौंपने की तैयारी कर रही है। यह जो जनता के लिए कहीं ना कहीं यह जो वोटर वेरिफिकेशन आसान नहीं होने वाला है और यह जो चुनाव आयोग जितना दस्तावेज खास करके मांग रहा है वह आम जनों के पास कहां से संभव है इतना कम समय में, चूंकि बाढ़ का अभी कहर बिहार में भी चल रहा है। तो ऐसे में देखते हुए कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है उनका यात्रा शुरू होने वाला है। आज से समथिंग 50 विधानसभा के आसपास यह यात्रा
जाने वाली राजनीतिक है, फायदा। जिसमें कि 25 जिले हाँ। आते हैं। जी तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर फिलहाल मनीष तक आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। बिहार में अगर बात करें तो कांग्रेस की ये यात्रा रहने वाली है और इस बीच तमाम चीज़ों की तैयारियां हो चुकी है। कुछ ही देर में सासाराम जो है वो राहुल गांधी पहुंचेंगे। आप देखिए 23 जिलों और 60 विधानसभा सीटों को कवर जो है यात्रा करेगी, जिसमें तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत। चलिए ये थी बात बिहार की। अब आगे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर फिलहाल आपको बता दें सीएम योगी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। वहां से लाइव है, संबोधन कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। रीजेंसी हॉस्पिटल के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, डुमरियागंज के माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, रीजेंसी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक श्री अतुल कपूर जी, सीओ श्री अभिषेक कपूर जी और रीजेंसी हॉस्पिटल की गोरखपुर की परिकल्पना को आगे बढ़ाने वाले एक युवा उत्साही उद्यमी श्री तन्मय मोदी जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम से पधारे श्री महंत राजू दास जी महाराज, आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यमी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय युवा कोषाध्यक्ष श्री पुष्पदंत जैन जी, डॉक्टर अवधेश अग्रवाल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रीजेंसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए, मोदी परिवार से जुड़े हुए सभी अन्य सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए रीजेंसी परिवार को और मोदी परिवार को मैं गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 260 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये अपने आप में एक उपलब्धि है।
एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक छत के नीचे वे सभी उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वह कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, न्यूरोलॉजी से या न्यूरोसर्जरी से जुड़ा हुआ हो, यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या ऑन्कोलॉजी से जुड़ा हुआ। ऐसे लगभग 7-8 सुपर स्पेशलिटी की वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को गोरखपुर में उपलब्ध हो जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वह भी एक औपचारिकता नहीं, नाम के अनुरूप ही पूरी तन्मयता के साथ तन्मय मोदी जी ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता का परिचय देकर के उस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। मॉडुलर ओटी, जिसमें इन्फेक्शन की संभावना 0, कैथ लैब, आईसीयू की फैसिलिटी, 80 बेडेड का आईसीयू, अब तक का सबसे बड़ा आईसीयू। पूरा हॉस्पिटल में आप देखेंगे किस प्रकार की उन सभी सावधानियों को ध्यान रखा गया है जिनको लेकर के अक्सर जिन बातों को लेकर के इन्फेक्शन फैलता है। हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल उपचार का माध्यम है, हां ये सच है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर हमने वहां पर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो वह एक नया इन्फेक्शन का भी माध्यम बनता है, मरीज के लिए जानलेवा होता है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है। यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। कानपुर में हेल्थ सेवाओं का बैकबोन के रूप में रेजेंसी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के साथ ही रेजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार वहां पर देखने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ा था, जब वहां पे एक बार कानपुर देहात में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो गंभीर रूप से घायल जो नागरिक थे उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। कोविड कालखंड के दौरान भी इन्होंने वहां पर कपूर ने बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया और अब उसने कानपुर से बाहर निकल करके एक चेन रेजेंसी हॉस्पिटल की प्रारंभ की है, जहां पर इनका अनुभव और इनकी टीम और लोकल स्तर पर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो ये नया मॉडल, ये मॉडल वह है जिसे आप हब एंड स्पोक मॉडल भी कह सकते हैं कि यह रेजेंसी हॉस्पिटल अपनी सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र की अनुभव के साथ ही लोकल कोई भी व्यक्ति जो पैसा लगा सकता है वह अपनी पूंजी लगा करके दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो कॉमन मैन को, एक नागरिक को जिस सुविधा के लिए भटकना पड़ता है, जिस सुविधा के लिए उसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या अन्य स्थानों पे जाना होता है, वह सुविधा उसको अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी। आज ये रेजेंसी हॉस्पिटल उस बात का एक उदाहरण यहां पे प्रस्तुत कर रहा है।
ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए, लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल 11 साल पहले स्थिति ये थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए, अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, आज बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बलिया में हम नया मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, जौनपुर में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, ये सब मेडिकल कॉलेज या तो प्रारंभ हो चुके हैं या इस वर्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप देखिए ना कितनी लंबी चेन खड़ी हो गई। पहले इसका भाव था। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 एम्स, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। वाराणसी में भामा एटॉमिक सेंटर के साथ मिलकर के, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के उपचार का एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी सुविधा बीएचयू में उपलब्ध करवाई है। यह भी वहां उपलब्ध हो गया है। और पहले महंगी स्वास्थ्य सुविधा एक गरीब के लिए कठिन थी। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए सरकार दे रही है और वह कहीं भी जाकर के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। जिसका पैसा खर्च हो जाता है या जो आयुष्मान भारत से या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित है, तो हम लोगों ने हर विधायक को भी यह सुविधा दी है कि वह अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए तक की सहायता गरीब पेशेंट के उपचार के लिए दे सकता है। ये देते नहीं होंगे, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अनुमान करिए, ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। हमने कहा भी नहीं, प्रदेश का नागरिक है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आच्छादित नहीं है या पैसा खर्च कर चुका है आयुष्मान भारत का, उसको पैसे की आवश्यकता है, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। जनता, सरकार इसीलिए हर एक गरीब के साथ खड़ी हो, वही सरकार है। बिना भेदभाव के सबको ये सुविधा प्राप्त हो, और वह आज सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है,
हर एक स्तर पर यह सुविधा आज उपलब्ध हो रही है और व्यक्ति की पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी कैपेसिटी भी बढ़ी है खरीदने की। वह पैसा खर्च कर सकता है, उसको सुविधा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा अभी जब मैंने हॉस्पिटल का उद्घाटन के साथ ही निरीक्षण किया तो सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक जगह जगह मुझे खड़े हुए दिखाई दिए और ये दिखाता है कि एक नई आशा और एक नया उत्साह यह रिजेंसी हॉस्पिटल के रूप में गोरखपुर में उपचार के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में यहां पर उपलब्ध हो रहा है। मैं तन्मय जी आपको और आपके परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने सोच को एक समय सीमा, मुझे लगता है कि मुश्किल से 1 से 1.5 वर्ष के अंदर, 1.5 वर्ष पहले आपने इसके बारे में मुझसे चर्चा की थी कि हम लोग चाहते हैं कि एक हो जाए। मैंने कहा अच्छा है, और कोई अच्छा हॉस्पिटल अगर आपके साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है तो आपको इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। और इस पूरी रूट पर आप देखना एक ऐसे स्थान पर यह हॉस्पिटल है जहां पर आपने देखा होगा स्पेशियस लैंड भी है। देखो यहां हॉस्पिटल की लैंड को देख करके ही हमारे सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले हटा दिया था। पहले ही उन्होंने कहा कि भाई देखो पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया, लोगों को पूरा आवागमन, आपने देखा होगा उनके घर के सामने अब 4 लेन की सड़क बन गई है। पहले वह सिंगल लेन थी, अगर कोई ट्रक लेके चलता तो हो सकता है कि घर पे जो ग्लास लगे हैं ना वो भी चटक सकते थे, लेकिन अब 4 लेन उन्होंने बनाने की सुविधा वहां दे दी। 4 लेन के बाद नाला भी दिया, यूटिलिटी डक भी दिया, और अब उनका घर भी सुरक्षित है और लोगों को यात्रा भी सुरक्षित हो जा रही है। ये होती है भावना अपने यहां के विकास के लिए, और उस विकास को लेकर के आज उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और ये 4 लेन की सड़क पर हॉस्पिटल अब वो तो ऐसे ही लेगा। हाँ